हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे आसपास के पदार्थों के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने आसपास में बहुत सारे पदार्थों से घिरे हुए हैं। इस पाठ के अंदर हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जैसे परिभाषा क्या है पदार्थ की, पदार्थ के गुणधर्म क्या है। साथ ही हम ये भी जानने वाले हैं कि किस प्रकार से हमारे ज्ञान को छीनकर विदेशी लोगों ने अपना बना लिया। हम जानने वाले हैं कि पदार्थ की परिभाषा सबसे पहले कहां पर दी गई, और साथ ही ये भी जानेंगे कि पदार्थ के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं और उसके अंदर पाए जाने वाले जो कण हैं वो किस प्रकार से प्रतिक्रिया या फिर अभिक्रिया करते हैं। चलिए जानते हैं, पढ़ते हैं इस पाठ को। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, पहले मैं आपको पाठ पढ़ाऊंगा लाइन टू लाइन, एनसीईआरटी की बुक रीडिंग करेंगे हम एज नॉर्मल जो मेथड है हमारा। इस वीडियो को अगर आपको लास्ट तक देखना है तो देखो, नहीं देखना तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब तक आप लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को नहीं पढ़ोगे, चाहे कितना भी अच्छा समझा दे, आपके दिमाग में डर बैठा ही रहेगा कि पता नहीं क्या पूछा जाए। तो मैं आपको सिंपल सी एडवाइस दूंगा कि आप एनसीईआरटी की बुक को खुद से पढ़े, या फिर कोई भी ऐसा चैनल है जो एनसीईआरटी की बुक रीडिंग करा रहा है उसकी एक बार वीडियो जरूर देख लें। वैसे अपना चैनल भी ऐसा ही है, पहले हम एनसीईआरटी की बुक की रीडिंग करेंगे, फिर पूरे चैप्टर के गो थ्रू जाएंगे, फिर 30 एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, और फिर जो आप लोगों से पूछा जाता है मिड टर्म एग्जाम में उसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस पाठ को, हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में। हमारे चैप्टर का नाम इंग्लिश में है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। थोड़ा बहुत इंग्लिश भी आना चाहिए ना। अपने चारों ओर नजर दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती हैं। बात तो सही है, अगर आसपास में देखो, मेरे पीछे तो कर्टेन है, ये कुर्सी है, उसके बाद ये अलमीरा है, बहुत सारी चीजें हैं। और इवन अपने आसपास में आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी आपको, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। यानी पदार्थ क्या है, यानी आसपास में जो भी चीजें बनी हुई है, जिस भी चीज से बनी हुई है उसे हम पदार्थ कहते हैं। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, मैं और आप सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, जो पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, पक्षी इत्यादि, यहाँ तक कि पीने वाले पानी की एक बूंद, एक रेत का कण, ये सभी पदार्थ हैं। यानी अपने आसपास में जो कुछ भी आपको दिख रहा है या नहीं भी दिख रहा है वो भी पदार्थ है। आप कहोगे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब जैसे कि बेटा वायु कौन सा हमें दिखाई देती है, लेकिन वायु भी पदार्थ है। हाँ, वायु के अंदर पाए जाने वाले कण जो इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं वो तो हमें दिखता है, लेकिन वायु हमें दिखाई नहीं देती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर लिखी गई सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और यह कुछ न कुछ स्थान घेरती है, यानी कि आयतन होता है। इस प्रकार ये परिभाषा देने की कोशिश कर रहा है पदार्थ की। पदार्थ क्या है? सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान हो और कुछ न कुछ जगह या आयतन हो या जगह घेरती हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। ये सबसे पहला प्रश्न है जो आपसे पूछा जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ने पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अपने आप ही ऑब्टेन या ढूंढ लेते हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास कर रहा है। आप भी देखो, एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है, चलना शुरू करता है, उससे पहले ही बहुत सारी चीजें वो सीखता रहता है। अपने मम्मी के पेट में ही वो सीख जाता है कि मम्मी के शरीर की गर्मी कैसी है, मम्मी का एहसास कैसा है। तभी बच्चा जब बाहर पैदा होकर आता है तो मम्मी के गोद में जाते ही शांत हो जाता है, बाकी दूसरी जगह पर जाकर रोता रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने वातावरण का एहसास लेना मम्मी के गर्भ से ही शुरू कर देता है। ऐसे ही जब आप धरती पर आ जाते हो तो धीरे धीरे चलना फिरना शुरू करते हो, खाना पीना खाते हो, बहुत सारी चीजों को सीखते हो, टेस्ट सीखते हो, कलर सीखते हो, कौन सा ठोस है, कौन सा द्रव्य है, कौन सा गैस है, कौन अपना है, कौन पराया है, क्या अच्छी बात है, क्या बुरी बात है। ये सब हमें कहां से सीखने के लिए मिलती है? हमारे वातावरण से। तो वही कह रहा है कि हमारी ये एक अच्छी आदत कहो या गंदी आदत, हमारे अंदर चुल रहती है कि हम हर चीज के बारे में जानने की कोशिश करते रहते हैं। इतना ही नहीं, हम ही नहीं, सभी जीव जंतु। एक कुत्ते को अगर आप पाल लो बेटा अपने घर में, तो वो भी अपने आसपास की चीजों से बहुत अच्छी तरीके से अवगत हो जाता है। भारत में प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थों के 5 प्रकार के वर्गों के बारे में बात किया,
जिसे आप पंच तत्व कहते हैं। सबसे पहले इन पंच तत्वों की बात हमारे भारत में ही की गई थी। हालांकि मुझे इस चीज के बारे में एकदम 100% जानकारी तो नहीं है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता इसके बारे में, पर ऐसा माना जाता है कि हमारे पास जितनी भी लिखी हुई जानकारी थी सब नालंदा विश्वविद्यालय से चुरा ली गई और वहां पर आग लगा दिया गया था। अब जो मैंने आप लोगों से थोड़ी देर पहले कहा था ना कि हम जानेंगे किस प्रकार से हमारे सारे ज्ञान को उठाकर लेकर भाग गए, वो यही कारण था। हमारे सारे ज्ञान का भंडार नालंदा विश्वविद्यालय में पुस्तकालय है बहुत बड़ा, उसके अंदर रखा गया था। वहां से पुस्तकालय ले ली गई और नकली किताबें जो थी, पुरानी किताबें जो थी, उनमें आग लगा दी गई, जिससे कि किसी को पता ही नहीं चला वो किताबें एक्चुअल गई कहां, सबको लगा कि वो जल गई। ये पंचतत्व है, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। इन सभी तत्वों से ही हमारे आसपास की चीजें बनी है। ये भारतीय दार्शनिकों ने कहा। उनके अनुसार इन्हीं 5 तत्वों से सभी चीजें बनी हैं, चाहे वो सजीव हो, निर्जीव हो। उस समय के यूनानी दार्शनिक जो भी हमारे आसपास में थे, पदार्थ के इसी प्रकार के वर्गीकरण के द्वारा पदार्थ को वर्गीकृत किया गया था। समझ में आ गया? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये जो मैंने आपको बातें बताई ये भारतीय दार्शनिकों के अनुसार थी। अब हम बात करेंगे आधुनिक वैज्ञानिकों के आधार पर क्या है। आधुनिक वैज्ञानिकों के आधार पर पदार्थों को भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं में आप लोगों को सिखाया गया था कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जिनके अंदर आकृति, आकार कह सकते हो, लंबाई चौड़ाई कह सकते हो, इन सब में बदलाव हो, उन्हें हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिनमें कोई नया पदार्थ बने और अपने आप में वो उत्क्रमणीय नहीं होते हैं, यानी रासायनिक पदार्थ बन जाते हो और दोबारा से उन्हें पुरानी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। सिंपल उदाहरण के तौर पर अगर हमने पढ़ा था तो हमने कहा था कि अगर पेपर को फाड़ देता हूं तो ये भौतिक परिवर्तन है, पेपर को अगर मैं जला देता हूं तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। तो कहीं ना कहीं इसके आधार पर नए वैज्ञानिकों ने वर्गीकृत किया। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थों के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थों के रासायनिक पहलुओं के आगे के अध्याय के बारे में भी हम डिस्कस करते हुए पढ़ते जाएंगे। चलिए अब हम बात करेंगे पदार्थ का भौतिक स्वरूप, यानी पदार्थ भौतिक रूप से दिखने के अनुसार होता कैसा है। सबसे पहला पॉइंट है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। अगर मैं आपको सिंपल सा प्रश्न पूछ कर देता हूं, मैं कहता हूं कि यार अगर मैं कहता हूं कि एक लोहे का टुकड़ा आपको दिया गया और उसको बहुत ज्यादा छोटा करने के लिए कहा गया, आप तोड़े जा रहे हो मशीन से, ग्राइंडर से घिस घिस के उसके पाउडर तक निकाल दिए। मैं कहता हूं उसके बाद क्या मिला आपको, तब भी तो वो कण उसी पदार्थ का है। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि इस धरती पर कुछ भी हमारे आसपास में दिखाई देता है वो बहुत छोटे कणों से मिलकर बना होता है। बहुत छोटे, इतने छोटे कण जिनके बारे में नग्न आंखों से देखना, इन आंखों से देखना बड़ा ही मुश्किल है। इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। सिंपल सी बात है, आपने अपने पुरानी कक्षाओं में विज्ञान के अंदर, जब हमने जीव विज्ञान के अंदर पढ़ी थी, तो हमने कहा था कि जो हमारे अनियन होते हैं, यानी कि हमारा जो प्याज होता है दोस्तों, उस प्याज के सेल्स के आपको स्ट्रक्चर्स दिखाए गए होंगे, उसकी कोशिकाओं को दिखाया गया होगा। नहीं देखा है तो शायद इस साल आपको दिखा देंगे। वो जो कोशिकाएं होती है बहुत छोटी होती है, इतनी छोटी कि हमें दिखती नहीं है, पर वो बात अलग है कि माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की मदद से हम उसे देख लेते हैं। ऐसे ही कहता है हमारे आसपास में जितने भी पदार्थ है, जितने भी, मतलब मैं पीछे से आगे तक कैसे भी घूमकर देख लूं, इन सभी पदार्थों के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं। एक रेत का टुकड़ा जो आप उठा पा रहे हो, जो देख पा रहे हो, उसके अंदर भी बहुत छोटे कण हैं जो शायद आप नहीं देख पा रहे हो। तो ये कह रहा है कि इस चीज को हम एक एक्सपेरिमेंट से कर सकते हैं। पर फिलहाल ये पैराग्राफ क्या कहता है एक बार पढ़ लेते हैं। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। लोग मानते थे किस तरीके से, वो देखो। एक विचारधारा थी कि यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा यूनिफॉर्म होते हैं, एक जैसे होते हैं। परंतु अन्य विचारधारा था कि पदार्थ रेत की तरह छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, और बात दूसरी वाली ज्यादा सही थी। आइए इस क्रियाकलाप को समझते हैं, करते हैं, और क्रियाकलाप 1.1 से जानकारी हासिल करते हैं। क्रियाकलाप 1.1 बहुत ही सरल है, आप इसे घर पे कर सकते हो। स्कूल के अंदर ये सारी चीजें एज इट इज पढ़ाई जाएंगी दोस्तों, लेकिन मैं आपसे सिंपल सी बात कहता हूं, NCERT की किताब अगर पढ़ डाली ना आपने,
IAS का एग्जाम क्रैक कर डालोगे आप, लेकिन पढ़ना होगा खुद से। मैं जैसे पढ़ा रहा हूं इसके बाद भी आपको खुद से पढ़ना है। अब वो बात अलग है कि एक बार जब पढ़ चुके हो तो बार बार क्या पढ़ना, तो क्वेश्चंस डिजाइन करना, उसके आंसर्स ढूंढना, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। एक 100 ml का बीकर लेना है आपको। बीकर ना हो तो प्लास्टिक का कोई जार ले सकते हो, कप ले सकते हो, गिलास ले सकते हो। उसे जल से आधा भर लेना है, निशान लगा लेना है। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल लेना है। अब आपके पास शर्करा तो होगा नहीं, तो आप नमक या चीनी ले लेंगे, उसका देख लेना कि कितना है वो। जल के स्तर में क्या बदलाव आया, अब उसको घोलना है, मिला लेना है और आपको चेक करना है कि क्या उसका जल स्तर बढ़ा या उतना ही रह गया। आपके अनुसार नमक और शर्करा का क्या हुआ, कहां चले गए वो। अगर मान लो मैं नमक कहता हूं पानी में घोलो, थोड़ी देर बाद नमक दिखना बंद हो जाता है, लेकिन सवाल उठता है नमक गया कहां। चलिए, ये कहां गायब हो गए। क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया, क्या आपने नोटिस किया कि जल कुछ बढ़ा। इन सभी सवालों के जवाब अब हम पढ़ने वाले हैं। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकार करना होगा कि पदार्थ कणों से ही बने होते हैं। यानी जो पहली विचारधारा था कि सतत होते हैं, सपाट होते हैं और वो पदार्थ अपने आप में पूरे होते हैं, वो गलत था। यानी कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और 100% ये बात सत्य थी। अब उपरोक्त क्रियाकलाप से भी हमें यही पता चला कि थोड़ी देर बाद नमक, शर्करा या चीनी जो कुछ भी आपने डाला वो सब घुल गया। चित्र 1.1 में दर्शाए गए, कहां गया भैया चित्र, दिख क्यों नहीं रहा। एक मिनट दोस्तों, ये लोड नहीं ले पा रहा है शायद, होल्ड ऑन। अब ठीक है, देखो तो कहता है क्या, अब यहां पर इसको क्या लिखा हो गया है, लाख गुना आवर्धित किया गया कण है। लाख गुना मतलब इतना छोटा था कि उसके कण दिख ही नहीं रहे थे। हमने उसको माइक्रोस्कोप यानी कि कह सकते हैं सूक्ष्मदर्शी से देखा और उसको मैग्नीफाई करके दिखाया गया। यहाँ पर तो क्या दिखाया गया, तो कहता है कि जल के कण थे और उनके बीच में नमक को मिलाया गया। अब देखो, अगर गौर से देखो, अगर गौर से यहां पर देखें हम, मैं जूम कर देता हूं, अगर गौर से देखें दोस्तों, तो यहां पर आप नोटिस करो, ये जो लाल कलर का दिखाई दे रहा है स्पॉट, ठीक है, ये नमक है, ठीक है, और ये बड़ा कण जो दिखाई दे रहा है मोटा सा, ये आपका जल है। समझ में आ रहा है। अब जल के बहुत सारे कण थे, लेकिन उन कणों के बीच में बेटा रिक्त स्थान था। रिक्त स्थान क्या होता है, खाली जगह। उन खाली जगहों में नमक के कण जो छोटे छोटे थे, बहुत छोटे छोटे, ये सभी कण वहां जाकर विद्यमान हो गए। अब इस क्रियाकलाप से हमें दो बातें तो साफ समझ में आ गई। पहली बात तो ये कि पदार्थ बहुत छोटे होते हैं। दूसरी बात ये कि पदार्थ के अंदर पाए जाने वाले कणों के बीच में स्पेस होता है, यानी कि उनके बीच में खाली या रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है और पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो वही कह रहा है, अगर यहां पर ध्यान से देखें दोस्तों, तो लिखा हुआ है जब हम जल में नमक को घोलते हैं, क्या लिखा है, जब हम नमक को जल में घोल लेते हैं तो नमक के कण जलों के कणों के बीच में रिक्त स्थानों में समावेशित यानी कि घुस जाता है। ठीक है, पदार्थ के ये छोटे छोटे कण होते हैं और ये कण बहुत छोटे होते हैं। अब सवाल उठता है कि कितने छोटे होते हैं, तो चलिए क्रियाकलाप 1.1.2 से हम जानेंगे। ठीक है, 1.1.2 क्रियाकलाप हमारा है 1.2। इस क्रियाकलाप को करने के लिए आपको चाहिए होगा एक पदार्थ, जिस पदार्थ का नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। ये शायद आपको घर में ना मिले क्योंकि घर में इसका काम ही नहीं है, पहले होता था इसका लाल दवाई के तौर पर। हाँ, वो बात अलग है कि आपके स्कूल के लैब में मिल जाएगा। अपने टीचर से रिक्वेस्ट करना, ये एक्सपेरिमेंट जरूर कराएंगे। मुझसे भी आप कर सकते हो, ये एक्सपेरिमेंट मैं भी करा सकता हूं आपको, लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा कि सर ये एक्सपेरिमेंट कराओ, हमें जानना है कि कण कितने छोटे होते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें हम यूज करेंगे बेटा पोटेशियम परमैंगनेट, और उसका सिर्फ एक ही दाना इस्तेमाल करेंगे। बहुत ज्यादा छोटा होता है ये दाना, लेकिन
इसके जो कण होते हैं ना वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, और भी ज्यादा छोटे होते हैं। मतलब एक ग्लास पानी के अंदर अगर मैं पोटेशियम परमैंगनेट का एक कण डाल दूं, क्या बोला मैंने, एक ग्लास पानी के अंदर अगर मैं पोटेशियम परमैंगनेट का एक कण डाल दूं तो पूरा का पूरा वो ग्लास जो है वो कलर में बदल जाता है, रंग बन जाता है उसका। 3 क्रिस्टल्स को डालना है, 2 से 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लेना है। इस घोल को फिर अब क्या करना है, 10 ml इस घोल से निकाल लेना है, सिर्फ 10 ml, मतलब आप समझ रहे हो उसका 10वां हिस्सा। 100 ml का घोल तैयार किया आपने, उस 100 ml के घोल में से सिर्फ 10 ml लेना है, बाकी का 90 ml साइड रख दो, सिर्फ 10 ml लेना है। उसके अंदर बाकी बचा हुआ पानी डाल देना है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो देखो उस घोल में से 10 ml आपको सिर्फ पोटेशियम परमैंगनेट लेना है, उसके घोल को लेना है सिर्फ 10 ml, और उसमें बेटा फिर 90 ml पानी मिलाना है। पानी का कोई रंग नहीं होता, पानी मिलाना है। फिर ये क्रियाकलाप अगले वाले में से फिर 10 ml निकालना है और फिर उसमें पानी मिलाना है, फिर 10 ml निकालना है, फिर पानी मिलाना है। अब आप खुद सोच के देखो यार, 100 ml पानी में सिर्फ आपने तीन दाने डाले थे, उस 3 दाने में भी आप 90% पानी उसका हटा रहे हो, सिर्फ उसका 10% पानी इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें फिर 90% पानी मिला रहे हो। अब आप समझ के देखो कि उसके अंदर कण कितने कम बच गए होंगे, लेकिन इतने कम बचे फिर भी उसका रंग अभी भी है। इससे क्या पता चलता है, इससे यही पता चलता है कि ये आपके पास प्योर वाटर था, मतलब साफ पानी था जो कि नीले रंग से दर्शाया गया है। उसके अंदर KMnO4 डाला आपने, सूत्र क्या होता है पोटेशियम परमैंगनेट का, KMnO4, याद रखना बेटा, ये पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है जो इसमें डाला गया है। इसको डाला गया, इसका रंग देखो कैसा हो गया, थोड़ा सा पिंकिश सा दिखाई दे रहा है। उसके बाद इसमें से सिर्फ 10 ml पानी लिया एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें बाकी 90 ml जो है वो पानी मिला दिया, 90 ml जो है इसमें जल मिलाया है, तो इसका रंग पहले की अपेक्षा में थोड़ा हल्का हो गया। फिर इसका 10 ml लिया, अगले वाले में फिर 90 ml पानी मिलाया, फिर से 100 हो गया, फिर रंग थोड़ा और हल्का हो गया, रंग थोड़ा और हल्का हो गया। इतनी बार पानी मिलाने के बावजूद भी आप उसके रंग को फिर भी महसूस कर सकते हो। इससे क्या पता चलता है कि कण बहुत छोटे होते हैं। किसके कण छोटे होते हैं? पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का हो जाता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट में बहुत थोड़े से क्रिस्टल से पानी की बहुत अधिक मात्रा यानी 1000 लीटर रंग हो जाता है, यानी 1000 लीटर तक उसको रंगीन किया जा सकता है। इससे हमें यह निष्कर्ष मिलता है या पता चलता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स बहुत छोटे कणों से मिलकर बने हैं। ये छोटे कण कणों में विभाजित होते रहते हैं और अंततः हमें इसमें ऐसा दिखाई देता है। एक स्थिति में ये आ जाते हैं जब इनके कण और ज्यादा विभाजित नहीं किए जा सकते। पोटेशियम परमैंगनेट 2 ml डेटॉल से भी आप इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं और इसकी गंध को महसूस कर सकते हैं। प्रत्येक पदार्थ के अंदर कण बहुत छोटे होते हैं और इसकी कल्पना भी कर पाना बहुत मुश्किल है। तो इस पूरे क्रियाकलाप गतिविधि से हमें यह पता चला, यानी कि मेन पॉइंट ये था कि कण बहुत छोटे होते हैं और उनके बीच में एक स्थान भी होता है। चलिए अब हम बात करेंगे पदार्थ के कणों के बीच में अभिलाक्षणिक गुण, यानी कि वो गुण जो कणों के बीच में होते हैं। जैसे कण लगातार घूमते रहते हैं, कणों के बीच में स्पेस होता है, कण बहुत छोटे होते हैं। उसमें भी हम बात करेंगे ठोस, द्रव्य और गैस के बारे में, जिसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब है हमारे पास 1.2.1 पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इसको भी हमने क्रियाकलाप में कर ही लिया था। जब हमने पानी में नमक को घोला बच्चों, तो आपने क्या देखा, नमक घुल गया। और आपने देखा जब मैंने उसको जूम किया था, पहली बार तो वो खुद ही 10 लाख गुना जूम किया गया था, फिर मैंने भी आपको जूम करके दिखाया कि किस तरीके से जो पानी की बूंदें थी उसके अंदर जो कण थे, उन कणों के बीच में जो रिक्त स्थान था ना, उन स्थानों में जाकर नमक के NaCl के जो क्रिस्टल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो छुप गए थे, यानी मिक्स हो गए थे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। यही कह रहा है क्रियाकलाप आपने किया 1.1 और 1.2 में, जिसमें नमक, शर्करा, डेटॉल, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया आपने।
वो उनके रिक्त स्थानों में भर जाता है। इसी प्रकार हम चाय, कॉफी, नींबू पानी बनाते वक्त भी ये महसूस कर सकते हैं। जैसे आप चाय बनाते हो तो उसमें चीनी डालते हो, थोड़ी चाय पत्ती डालते हो, ये सब चीजें डालने के बाद वो सब घुल जाता है उसमें, और जब आप उसे छन्नी से छानते हो तो मोटे मोटे कण तो अलग हो जाते हैं, जिसे चाय पत्ती बोलते हैं आप, लेकिन उसका स्वाद आपके मुंह में आ रहा होता है। किसका? चाय पत्ती का स्वाद, साथ ही चीनी का, और अगर कोई मसाले वसाले डाले हैं जैसे कि लौंग, इलायची वगैरह, तो उसका भी स्वाद। आइए अब हम बात करते हैं कि ये किस प्रकार से समावेशित हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, पदार्थ के कण लगातार गतिशील होते हैं। ये बेटा इनके गुणधर्म है। पहला गुणधर्म है कि पदार्थों के बीच में रिक्त स्थान होता है 1.2.1। दूसरा गुणधर्म है पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। इस क्रियाकलाप को अगर आप करें तो बहुत ही सरल क्रियाकलाप है। इस क्रियाकलाप के लिए आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको पानी ले लेना है। पानी लेने के बाद आपको नमक का 1 चम्मच नमक आप पानी में डाल देंगे, घोलना नहीं है, सिर्फ डाल देंगे। डालने के बाद उसे 10 घंटे 5 घंटे जितना भी आप रखना चाहें आराम से किसी कोने में रख दीजिए। आप उसको 10-5 घंटे के बाद जब जाकर ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे उसके अंदर आपको नमक नहीं दिख रहा। सवाल उठता है कि आपने तो नमक को घोला भी नहीं, आपने तो सीधा उठा के उसमें डाल दिया, पर वो घुल कैसे गया? तो जब आपने उस नमक को उसके अंदर डाला तो पानी के कण तो आपको कहीं हिलते डुलते नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन बेटा सही मायने में अगर हम देखें तो पानी के कण अंदर में हिलते डुलते रहते हैं, जो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो गतिशील होते हैं। इनकी गतिशीलता को अगर हम बढ़ा दें तो घुलनशीलता की मात्रा भी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ठंडे पानी में चीनी को घोलें और गर्म पानी में चीनी को घोलें समान मात्रा में, तो आप देखेंगे गर्म पानी में जल्दी घुल जाता है, क्योंकि गर्म पानी में गतिशीलता ज्यादा होती है। पानी के कण जो होते हैं बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं, वो आपको दिखता फिर भी नहीं है, लेकिन गतिशील होते हैं। वही कहता है क्रियाकलाप करें 1.3 यानी 1.3। अपनी कक्षा में किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके समीप जाना पड़ता है ना। अगर आपके पास एक अगरबत्ती है, उसको फूलों को भी सूंघो तो पास जाकर खुशबू लेनी होती है। आपने कभी नोटिस नहीं किया यार, सेंट वगैरह बनाए जाते हैं है ना, या डिओड्रेंट्स बनाए जाते हैं, ये लिक्विड स्टेट में ही क्यों होते हैं? फिर उसके बाद जब ये आप कपड़ों पर डालते हो तो उसके बाद ये उड़ने लग जाते हैं। क्यों उड़ते हैं भाई? क्यों बनाया गया ऐसा? क्योंकि जब चीजें उड़ती हैं तो गतिशीलता ज्यादा आ जाती है। यही वजह होता है कि अगर अगरबत्ती को आप पास से जाकर सूंघेंगे तो खुशबू लगेगी, लेकिन अगर किसी क्लास के कोने में जाकर अगरबत्ती को जलाकर रख दिया जाए तो उसकी खुशबू पूरे क्लास में फैल जाती है। यानी कि जब आपने उसको गर्मी दी तो उसके अंदर गतिशीलता बढ़ गई और वो खुशबू के कण पूरी क्लास में फैल गया। तो यही कह रहा है, अब अगरबत्ती जला दें और इसके बाद इसकी सुगंध लेने की कोशिश करें। क्रियाकलाप 1.4, जल से भरे हुए गिलास या 2 बीकर लें। पहले बीकर में सावधानी से 1 बूंद लाल और नीली, कोई भी आप डाल सकते हैं, शाही डालें। दूसरे में शहद डालें। इनको अपने घर के किसी कोने में रख दें, जैसे मैंने नमक या चीनी के साथ बोला था आपको। उसके बाद कहता है शाही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? वो घुल गया एकदम से। वहीं पर शहद के डालने के बाद क्या देखा? उसको घुलने में थोड़ा टाइम लगा। शहद गाढ़ा होता है, जो चीजें गाढ़ी होंगी बेटा वो पानी में थोड़ा देर से घुलेगा, क्योंकि उनके कणों के बीच में जो आबंध होता है, उनके बीच में जो ताकत होती है बच्चों, वो थोड़ी ज्यादा होती है गाढ़े पदार्थों में, और जो पदार्थ हल्के होते हैं उनके बीच में वो आबंध थोड़ा कमजोर होता है, तो जल्दी टूट जाता है। जैसे ही गर्मी मिली, जैसे ही उसको हलचल मिली, वो टूट गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। शाही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैल जाता है। वहीं पर अगर आप शहद की बात करें तो शायद हो सकता है 1-1.5 घंटे बाद भी वो पूरा ना घुले, पर घुल वो भी रहा है, धीरे धीरे टाइम लगेगा उसको। चलिए अब हम बात करते हैं क्रियाकलाप 1.5 के बारे में। ये सारी चीजें हम क्रियाकलाप से ही सीखते और पढ़ते जा रहे हैं। 1 गिलास गर्म पानी से दूसरा गिलास ठंडे पानी से भरिए। वही सेम चीज जो आपको मैंने यहाँ पर बताई, चीनी वाला बताया था। तो कहता है कि आप उसमें क्या करो, या तो कॉपर सल्फेट ले लो। कॉपर सल्फेट का जो सूत्र होता है बेटा वो होता है CuSO4। याद रखना ये किसका सूत्र होता है? कॉपर सल्फेट का। कैसा रंग होता है इसका? जी ये होता है नीले रंग का।
इसीलिए इसे नीला थोथा भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा यहाँ पर ले लिया हमने पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है? KMnO4। कैसे रंग का होता है जी? ये थोड़ा सा पिंक कलर का होता है, ठीक है। और ये याद रखना, इनके जो कलर हैं इनकी वजह से ही हम एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं। तो अब कहता है कि इन दोनों को गर्म और ठंडे पानी में डालना है। एक गर्म ग्लास का पानी लो, एक ठंडे ग्लास का पानी लो। अब गर्म ग्लास वाले में आप क्या नोटिस करते हो? यही नोटिस करोगे जो ग्लास गर्म था बच्चों, वो बहुत आसानी से अपने अंदर उन कणों को घोल पा रहा है, और जो ग्लास ठंडा था उसको घोलने में टाइम लग रहा है। ऑब्वियस सी बात है। तो वही चीज यहां पर कहता है कि आप इसे डालें और देखें, क्रिस्टल की सतह पर बैठने दें। गिलास में क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? समय बीतने के साथ साथ क्या होता है? इन ठोस पदार्थों, द्रव्य के कणों के बारे में आपको क्या पता चलता है? क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर भी बदलती है? बिल्कुल। तापमान बढ़ाओ, मिश्रण बढ़ाओ। तापमान कम होगा तो मिश्रण कम होगा। घर में अगर आपको शिकंजी बनानी पड़े और आपको ठंडी शिकंजी पसंद हो, जैसा कि लोगों को पसंद होता है, तो पहले बेटा ठंडे पानी में चीनी ना घोलो, थोड़ा सा 1 कप के जितना गर्म पानी ले लो, गर्म कर लो गैस पर, उसमें चीनी को घोल लो। चीनी को घोलने के बाद उसको फिर नॉर्मल पानी में मिला लो। मिलाने के बाद क्या करना है आपको? नींबू वींबू मिला लेना है, और उसमें फिर ठंडा या तो पानी मिला लो, और या फिर आप उसमें बर्फ डाल लो। यही सबसे आसान और अच्छा तरीका होता है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप में 1.3, 4 और 5 से हमें निम्नलिखित निष्कर्ष मिलते हैं। क्या निष्कर्ष मिलते हैं? देखो, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, गतिज ऊर्जा होती है, तापमान बढ़ने से कणों में तेजी आ जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप में ही एक दूसरे के साथ मिश्रित होते हैं, हमने घोला ही नहीं। ऐसे कणों की रिक्त स्थानों के बीच में समावेशित हो जाते हैं। 2 विभिन्न प्रकार के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। ये बात याद रखना, यहां से परिभाषा आ जाती है कि विसरण किसे कहते हैं। तो यहां आप पढ़ेंगे कि रिक्त स्थानों में घुलने की दर या पदार्थों को आपस में मिलने की दर हम विसरण कहते हैं। तो यहां तक जो कुछ भी हमने पढ़ा वो आज के लिए काफी है। 26 मिनट की क्लास थी और मैंने इसमें आपको 1.5 तक क्रियाकलाप करवा दिया है। अगली वीडियो के अंदर इसके आगे के हम कंटेंट को पूरा करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि चैनल पर आप बने रहें तो क्या करना है आपको पता ही है। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय।